आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें जो यूनिट का नाम हो वो इन्वायरमेंटल सेटअप एंड बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग अप डेवलपमेंट एंड्रॉयड इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम एंड्रॉयड का इन्वायरमेंट अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेवलप कर सकते हैं, उसके बेसिक स्टेप रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो मैनिफेस्ट फाइल के बारे में रहेगा, जो एक एक्सएमएल फाइल होती है। ग्रेडल के बारे में डिस्कशन होगा, यूजेस परमिशंस होंगी एंड यूजेस एसडीके। आर जावा, एसेट लेआउट, ड्रॉएबल रिसोर्सेज, ये सारे टॉपिक इस यूनिट में है। और उसके बाद एक सैम्पल सा प्रोग्राम रहेगा कि फर्स्ट सैम्पल प्रोग्राम रहेगा। फिर एमुलेटर को लॉन्च कैसे करेंगे, एमुलेटर की सेटिंग, अपडेशन और कौन कौन से एमुलेटर्स में शॉर्टकट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लॉगकैट यूजेस। फिर उस नेक्स्ट है DDMS, हेलो बर्ड ऐप एक डिज़ाइन करेंगे और एक पहले मैनिफेस्ट फाइल भी इसमें क्रिएट की जाएगी, लेआउट रिसोर्सेज रहेंगे। और अगर आप अपने ऐप को एमुलेटर पे रन कराना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसीजर रहेंगे, ये सारे भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें अगर अपने मोबाइल सेटअप को, मोबाइल के डेवलपमेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए अगर हमें इन्वायरमेंट सेटअप करना हो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसमें। तो उसकी ये स्टेप्स हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। निम्न में से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग विंडोज़ का यूज़ करते हैं, वरना अगर हायर एजुकेशन में देखें तो मैक ओएस का भी यूज़ किया जाता है, यूनिक्स और लाइनक्स का भी यूज़ किया जाता है। तो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्टली यूज़ होते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं, एसडीके सेटअप फाइल्स होंगी, वो हमें डाउनलोड करनी होंगी, जो कि वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। वहाँ से हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन आसानी से फिर हम लोग छोटे एप्लीकेशंस डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसमें तो जो टूल्स अगर हम देखें डेवलपमेंट के, उसमें आता है जावा डेवलपमेंट किट आती है और एंड्रॉयड एसडीके। एक बार हमने और भी बताया था एनवायरनमेंट सेटअप के जो लेक्चर हुआ था उसमें। तो सबसे पहले जावा डेवलपमेंट किट में एंड्रॉयड एसडीके जावा डेवलपमेंट किट पर काम करता है, इसलिए पहले हमें जेडीके इंस्टॉल करना होगा। और जेडीके हमें मिलेगा कहाँ से, जो ऑरेकल की साइट है वहाँ से मिलता है। oracle.com अगर हम डालेंगे तो oracle.com से हमें जेडीके का जो भी नया वर्जन है वो डाउनलोड हम वहाँ से कर सकते हैं। और उसकी सेटअप फाइल वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप जो भी इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर हैं वो आप फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चों के में ये इंस्टॉल होगा, क्योंकि आप लोगों ने जावा में इस पर वर्क किया है, इसलिए मोस्टली बच्चों के में ये इंस्टॉल है, इसलिए हमें इसे डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉयड एसडीके या एंड्रॉयड स्टूडियो बोलते हैं, उसके साथ हम इक्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड एसडीके होता है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसमें डिफरेंट वर्जन्स होंगे, उनके एपीआई लेबल्स होंगे, लाइब्रेरीज़ होती हैं, डिबगर होता है, एमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट होता है, सैम्पल कोड होता है और ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ें इसमें
SDK में रहेंगी। आप इसको developer.android.com या आप गूगल पे android.com जब डालेंगे तो वहाँ से डेवलपर वाली साइट ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जो बंडल है उसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा वो हमने यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखा रखा है बिल्कुल जैसा। तो जब आप SDK इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हमें एंड्रॉयड स्टूडियो IDE का सेटअप फाइल आपने डाउनलोड कर लिया है। जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसकी सेटअप फाइल जो होगी EXE फाइल उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ विंडोज़ बन के आएगी इस ढंग से, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप, और क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्लिक नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। 3 बटन आ रहे हैं, नेक्स्ट, बैक और कैंसिल। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये फ़ाइल को सेटअप के लिए प्रिपेयर करेगा और आपसे उस लोकेशन के लिए पूछेगा जहाँ पर आप इस एंड्रॉयड को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो कि नीचे दी गई इमेज में दिखाया गया है। ये था एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हो गई, इंस्टॉल लोकेशन आप दे दोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन लोकेशन हो गया। यहाँ से आप क्या कर दोगे, जो भी आपके कंप्यूटर की लोकेशन है उस लोकेशन को भेज दोगे, यहाँ पे डाल दोगे, या अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आएगी ये, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। जिस भी ड्राइव में आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं उस ड्राइव को वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद नया विंडोज़ ओपन होकर आएगा और उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको दे रखे होंगे कि आप एक्सेसिबिलिटी, एसेसरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो, ब्लूटूथ, डेल ऑडियो, एम्बेडेड मैनेजर, HP, जो भी, वहाँ से आपको किसको, एंड्रॉयड स्टूडियो को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें शॉर्टकट भी क्रिएट करना है, तो इसलिए चेक बॉक्स को हमें क्लिक नहीं करना है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे नाम का बटन यहाँ मिलेगा आपको और उस पर आप क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद ये नीचे दिखाए इमेज के अनुसार इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ये प्रोसीजर रहेगा, इस ढंग से इंस्टॉल होता रहेगा। ये इस ढंग से फोल्डर्स होंगे, एक्सट्रैक्ट करा जाएगा वहाँ से, फिर जो भी आपने फ़ोल्डर्स डिफ़ाइन कर रखे होंगे उन फोल्डर्स में वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बटन पे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है, कुछ टाइम लगेगा इसमें। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, कंप्लीट होने के बाद यहाँ जाएगा कंप्लीटिंग एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। इनकी आपका सेटअप तैयार हो गया है। अब चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो। आप एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स होगा और कुछ सेकेंड्स के बाद में आप फिनिश जो बटन है उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में एंड्रॉयड स्टूडियो सीधे इंस्टॉल हो गया आपके और ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो इस यूनिट का था कि हमें क्या करना था कि इन्वायरमेंट सेटअप के लिए JDK इंस्टॉल करना था। वो JDK आप ओरेकल की साइट से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद फिर उसकी EXE फाइल पे डबल क्लिक करना है और जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों के में ऑलरेडी होगा। और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, एंड्रॉयड SDK आपको android.com वाली साइट से डाउनलोड करना है और उसका हमने यहाँ पे जो प्रोसीजर्स था इंस्टॉलेशन का वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके बाद में भी किसी को दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज़ जब भी
हम लोग मिलेंगे कॉलेज में, या कॉलेज जब भी ओपन होगा तो अगर किसी के लैपटॉप में नहीं भी इंस्टॉल हो पाएगा तो हम खुद उसको इंस्टॉल कर देंगे। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। आप हमसे भी पूछ सकते हो, और ये जो हमने स्टेप बताए हैं इन स्टेप का यूज़ करके भी आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद भी अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो हम आपके जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप आप यूज़ करते हो उसमें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जिसका यूज सारे प्रोजेक्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में किया जाता है, और हर प्रोजेक्ट में इस फाइल को शामिल किया जाता है। एंड्रॉयड के प्रत्येक प्रोजेक्ट में एक मैनिफेस्ट फाइल शामिल होती है जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है, जो अपने प्रोजेक्ट हायरार्की की रूट डायरेक्टरी में स्टोर हो। सबसे पहले जो डायरेक्टरी होगी वो रूट डायरेक्टरी होगी, और मैनिफेस्ट फाइल एंड्रॉयड बिल्ड टूल, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या गूगल प्ले के लिए भी आप अपने ऐप के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है इस फाइल से, अगर आप देखना चाहोगे तो। एक्चुअल में होता क्या एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल में, जो भी आपका पैकेज है उसकी पूरी जानकारी रहेगी उसमें, सारे कंपोनेंट्स के बारे में रहेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, और क्या कंटेंट है। ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल में रहती हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है। इसमें पहला है अनुमतियां प्रदान करने के लिए, यानी कि परमिशन ग्रांट करता है ये। और परमिशन ग्रांट करने का मतलब क्या है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन परमिट है उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए और कौन उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है, ये परमिशंस होती हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन में सिक्योरिटी मिलती है। तो ये भी इसका ही काम है, ग्रांट ए परमिशन। सेकंड ये है कि जो भी एपीआईज होती हैं उनको डिक्लेयर भी यही करता है, और डिक्लेयर करने के बाद उनका यूज़ करती हैं जितनी भी एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करते हो। थर्ड, जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हो उनकी क्लासेस को भी ये लिस्ट करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस प्रोफाइलिंग है या उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इसी के द्वारा किया जाता है। ये सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए आवश्यक एक्सएमएल फाइल है, यानी कि ये फ़ाइल तो होनी ही होनी है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो तो ये फ़ाइल आपको बनानी ही बनानी है, और रूट डायरेक्टरी इसके अंदर रहेगी। एक मैनिफेस्ट फाइल में एप्लीकेशन कंपोनेंट, सिक्योरिटी टेस्ट सेटिंग, टेस्ट क्लासेस, रिक्वायरमेंट बनाने वाली जो भी रिसोर्सेस हैं वो सारे हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर इसका हम सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स इस टाइप से होगा, मैनिफेस्ट नाम से आप बनाओगे, आपने एक्सएमएल में पढ़ रखा है कि हम यूज़र डिफाइंड टैग बना सकते हैं, उसी तरीके से ये यूज़र डिफाइंड टैग यहाँ बनाया गया है। और इसमें है मैनिफेस्ट एक्सएमएल कॉलन एंड्रॉयड इक्वल टू हमें android.com का यूज़ करना है जो वेबसाइट है एक्चुअल में। तो schemas.android.com APK RES और एंड्रॉयड, ये हमें पाथ यहाँ पर सेट कर देना है। पैकेज नाम आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है com.mayank.hello, कि हेलो नाम का हम कोई पैकेज जो है वो यहाँ पर
ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फिर एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है, वो हमने 1 ले रखा है। उस वर्जन का नेम क्या है, 1.0। ये और भी फर्दर इंफॉर्मेशन आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो, वरना जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही काफ़ी हैं इसमें ऐड करने के लिए। तो ये सिंटेक्स रहता है कुछ इस ढंग से मैनिफेस्ट का। और मैनिफेस्ट जो है वो रूट एलिमेंट है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल का। और ये पैकेज एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है इसके पैकेजेस नेम को एक्टिविटी क्लास में। और मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ नोड टैग इसमें जो हम करेंगे यूज़, वो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन करे हैं। सबसे पहले जो टैग यूज़ किया जाता है मैनिफेस्ट फाइल में, यूजेस एसडीके नाम से टैग हम यूज़ करते हैं। तो यूजेस एसडीके क्या करता है, ये बताता है कि मिनिमम और मैक्सिमम एसडीके वर्जन को कौन सा हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मिन वर्जन कौन सा है, और टारगेटेड हमारे पास कौन सा वर्जन है जिसे हम मैक्सिमम वर्जन बोल रहे हैं। और ये डिवाइस पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि हमारा एप्लीकेशन ठीक से काम कर सके। कि हम बताते हैं यहाँ हमारा, जैसे हमने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन किया तो या हम प्ले स्टोर से कोई करते भी हैं, तो वहाँ क्या पता लगता है कि भाई ये वाला इस ऐप पे एंड्रॉयड वर्जन पे काम कर सकते हैं, इनकी मिनिमम डिफ़ाइन कर रखा है, और मैक्सिमम वाला कि इन हायर वर्जन पे और उसके लोअर इन वर्जन्स पे ये काम कर सकता है, वो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर देते हैं यूज़ एसडीके से। फिर आता है टारगेट एसडीके इसमें, जिसमें मिन एसडीके वर्जन और मैक्स एसडीके वर्जन और टारगेट एसडीके वर्जन एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो यहाँ दे रखा है यूजेस एसडीके एंड्रॉयड मिन एसडीके वर्जन इक्वल टू 8, एंड्रॉयड डॉट टारगेट एसडीके वर्जन इक्वल टू 15। ये हो गया यूजेस एसडीके का सिंटेक्स। और जो किस में डिफ़ाइन करना है, हमें मैनिफेस्ट फाइल में डिफ़ाइन करना है। और मैनिफेस्ट फाइल किससे बन रही, मैनिफेस्ट नाम के टैग से बन रही है। उसके बाद जो सेकेंड आता है वो हम कहते हैं यूजेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा टैग हम ये कौन सा डिफ़ाइन कर सकते हैं, यूजेस कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये इनपुट मैकेनिज्म के कॉम्बिनेशन को स्पेसिफाई करता है और उनको परमिशन देता है कि कौन कौन से इनपुट कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से बटन आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर फिंगर वर्क करेगी, कौन से बटन वर्क करेंगे। अगर हम बटन वाला पैनल ओपन होकर आया तो कौन कौन से बटन, जैसे हमने सपोज़ करो एक गेम बनाया, गेम में हमें दिखाएंगे राइट लेफ़्ट और अपर और लोअर सेक्शन को। तो ये जो या फिंगर के हमारे मोशन होगा उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम यूजेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। तो ये उन गेम के लिए उपयोगी है जिनके लिए पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूजेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका सिंटेक्स क्या है, जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है कि यूजेस कॉन्फ़िगरेशन नाम से आप टैग यूज़ करोगे। तो यूजेस कॉन्फ़िगरेशन एंड्रॉयड और टच स्क्रीन फिंगर आपने दे दी कि नेविगेशन क्या है, ट्रैक बॉल है, हार्ड कीबोर्ड ट्रू कर दिया, रिक्वायर्ड कीबोर्ड टाइप क्वेटर टी कर दिया। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करी हैं। जो जो चीज़ें आप डिफ़ाइन करोगे वो चीज़ आपकी ऐप सपोर्ट करेगी। तो ये यूजेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। उसके बाद आता है यूजेस फीचर्स। इसका उपयोग यह स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है कि कौन सा हार्डवेयर आपकी एप्लीकेशन की आवश्यकता है और यह हमारे एप्लीकेशन को एक डिवाइस पर इंस्टॉल होने से रोकेगा जिसमें NFC हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर एक आवश्यक पार्ट शामिल नहीं है। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा कि कौन कौन से आप फीचर यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, ये मान लीजिए आप। तो यूजेस फीचर
और एंड्रॉयड नाम से इसका टैग रहेगा। नेम हम लिख देंगे एंड्रॉयड हार्डवेयर डॉट NFC। ये सिंटैक्स रहेगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मैनिफेस्ट का सब एलिमेंट है। जो भी आप मैनिफेस्ट टैग बनाया है उसका ये सब एलिमेंट है। इसमें नेम स्पेस डिक्लेरेशन शामिल है। इस एलिमेंट में कई सब एलिमेंट होते हैं जो एप्लीकेशन कंपोनेंट की घोषणा करते हैं, जैसे एक्टिविटी। आमतौर पर इस एलिमेंट पर इस्तेमाल किए जाने वाले एट्रीब्यूट आइकन, लेबल और थीम्स होते हैं। आमतौर पर इस एलिमेंट पर इस्तेमाल किए जाने वाले एट्रीब्यूट आइकन, लेबल, थीम्स हैं। तो इसमें हम कौन से टैग यूज़ कर रहे हैं भाई? एंड्रॉयड आइकन का यूज़ करोगे। सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट के लिए आइकन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लेबल होता है कि एप्लीकेशन कंपोनेंट के लिए डिफ़ॉल्ट लेबल के रूप में काम करता है। उसके बाद एंड्रॉयड थीम होती है कि सभी एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ के लिए एक कॉमन थीम का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तीन चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी होती हैं इसके सब एलिमेंट में एप्लीकेशन के। तो हमने क्या बनाया? एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन टैग के अंदर हमने लिख दिया एंड्रॉयड आइकन कि आप क्या आइकन देना चाहते हो। फिर एंड्रॉयड लेबल हो गया, लेबल आपने डिफ़ाइन कर दिया। फिर एंड्रॉयड की थीम डिफ़ाइन कर दी। ये तीन चीज़ें आप डिफ़ाइन करोगे। @ करके हमने डिफ़ाइन कर रखा है कि एंड्रॉयड आइकन इक्वल टू @ड्रॉएबल IC लॉन्चर। लेबल हो गया @स्ट्रिंग ऐप नेम और @स्टाइल ऐप थीम। ये एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद एक्टिविटी आई, एंड्रॉयड नेम डॉट मेन एक्टिविटी, एंड्रॉयड लेबल @स्ट्रिंग टाइटल एक्टिविटी मेन। ये रहेगा एक्टिविटी वाले पार्ट में। फिर आते हैं इंटेंट फ़िल्टर। एक्शन एंड्रॉयड नेम इक्वल टू एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन मेन करके आप इंटेंट फ़िल्टर को डिफ़ाइन कर दोगे। उसकी कैटेगरी डिफ़ाइन करोगे कि एंड्रॉयड नेम इक्वल टू एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट कैटेगरी डॉट लॉन्चर। उसके बाद इंटेंट फ़िल्टर को आप क्लोज़ कर दोगे, एक्टिविटी क्लोज़ कर दोगे और एप्लीकेशन क्लोज़ कर दोगे। इस ढंग से ये आपने एप्लीकेशन नाम का टैग बना दिया। इसमें सारी चीज़ें आ गई। पहला आइकन आ गया, लेबल आ गया और थीम आ गया। उसके बाद एक्टिविटी डिफ़ाइन कर दी और एक्टिविटी के बाद हमने इंटेंट डिफ़ाइन कर दिया। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि एक्टिविटी क्या है। कि एक्टिविटी एप्लीकेशन का सब एलिमेंट है। दिख ही रहा है क्या है, हम एप्लीकेशन के अंदर ही डिफ़ाइन कर रहे हैं इसको। इस एक्टिविटी को एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में परिभाषित किया जाता है। इसमें कई एट्रीब्यूट हैं, जैसे लेवल है, नेम है, थीम्स हैं, लॉन्च मोड है आदि। फिर इसके अंदर हम दो चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, एंड्रॉयड लेवल और एंड्रॉयड नेम। एक लेबल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। फिर एंड्रॉयड नेम होता है जो एक्टिविटी क्लास के लिए एक नाम का प्रतिनिधित्व करता है, ये आवश्यक एट्रीब्यूट है। फिर इंटेंट फ़िल्टर होता है। इंटेंट फ़िल्टर एक्टिविटी का सब एलिमेंट है जो उस एक्टिविटी के प्रकार के इंटेंट को डिस्क्राइब करता है जिस पर एक्टिविटी, सर्विस और ब्राउज का रिसीवर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। फिर एक्शन होता है कि यह इंटेंट फ़िल्टर के लिए एक एक्शन जोड़ता है जो इंटेंट फ़िल्टर में कम से कम एक एक्शन एलिमेंट होना ज़रूरी चाहिए। तो ये इंटेंट फ़िल्टर में था, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम कैटेगरीज़ करते हैं कि इंटेंट फ़िल्टर में आप कैटेगरी नाम का जोड़ते हो, जैसे कि हमने यहाँ जोड़ ही रखा था कैटेगरी। तो ये चीज़ें रहती हैं एप्लीकेशन में। और अगर हम मैनिफेस्ट का एग्जाम्पल देखें तो किस ढंग से रहेगा कि आपने एंड्रॉयड हमने बना रखी है यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल, और कौन सा टैग यूज़ किया, मैनिफेस्ट XML कॉलन एंड्रॉयड इक्वल टू
http://schemas.android.com.apk/res और एंड्रॉयड, ये इसका पाथ रहेगा। उसके बाद पैकेज क्या हो जाएगा, com.mayank.hello, एंड्रॉयड का वर्जन कोड 1 हो गया, एंड्रॉयड वर्जन नेम 1.0 हो गया। उसके बाद हमने बताया था आप किसका यूज़ करोगे, SDK का यूज़ करोगे तो एंड्रॉयड की मेन SDK वर्जन हो जाएगा 8 और एंड्रॉयड का टारगेट SDK वर्जन हो जाएगा 15। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने वर्जन्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या करेंगे, एंड्रॉयड आइकन आपको डिफाइन करेंगे @ड्रॉएबल के IC लॉन्चर नाम से किया है हम। एंड्रॉयड लेवल डिफाइन करोगे @स्ट्रिंग ऐप नेम। एंड्रॉयड थीम डिफाइन करोगे @स्टाइल ऐप थीम। और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन के अंदर सब एलिमेंट हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे एक्टिविटी। तो एंड्रॉयड नेम इक्वल टू डॉट मेन एक्टिविटी और एंड्रॉयड लेवल इक्वल टू @स्ट्रिंग टाइटल एक्टिविटी और मेन, ये दो चीज़ें रहेंगी नेम और लेवल वाली। फिर इंटेंट फिल्टर हो गया, एक्शन एंड्रॉयड इक्वल टू नेम एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट मेन रहेगा और कैटेगरी एंड्रॉयड नेम होगी, एंड्रॉयड डॉट इंटेंट कैटेगरी लॉन्चर रहेगा और इंटेंट फिल्टर को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ये हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट था। उसके बाद लास्ट में हम मैनिफेस्ट को क्लोज कर देंगे। तो इस ढंग से हम मैनिफेस्ट फाइल बनाएंगे। अगर हम तो पूरा यहाँ देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुई मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट बिल्कुल लास्ट में हमने क्लोज किया। उस मैनिफेस्ट के अंदर हमने किसको डिफ़ाइन किया है, यूजर्स SDK को डिफ़ाइन किया है, एप्लीकेशन को डिफ़ाइन किया है, एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी डिफ़ाइन करी है और उस एप्लीकेशन के ही अंदर हमने एक्टिविटी और एक्टिविटी के अंदर हमने इंटेंट फिल्टर को डिफ़ाइन किया। ये हायरार्की रहेगी मैनिफेस्ट फाइल को डिज़ाइन करने की, जिसको हम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रेडल। तो ग्रेडल क्या है, अगर इसको समझे हम डेफिनेशन वाइज, तो ग्रेडल मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक बिल्डअप टूल है। ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म होता है, परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्रेडल मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होता है, पब्लिशिंग होती है, कंपाइलिंग होती है, पैकेजिंग होती है। ये सारे कार्य जो भी हमारे हैं प्रोसेस के, एप्लीकेशन प्रोसेस डेवलपमेंट के, वो सारे इसके द्वारा किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं। आसानी से इन्हें कर सकते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो ग्रेडल का उपयोग करता है और एडवांस वर्ल्ड टूल किट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाता है और मैनेज किया जाता है, जबकि आपको फ्लेक्सिबल कस्टम बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को परिभाषित करने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिन चीज़ का यूज़ करना चाहते हो उनको कंट्रोल पैनल से सेलेक्ट कर सकते हो। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कस्टम। जिनको आपकी रिक्वायरमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट अगर करोगे तो इनबिल्ड वाले रह जाएंगे, और इसके अलावा आप कुछ कम-बढ़ करना चाहते हो तो फ्लेक्सिबल कस्टम वाला मेथड रहता है, उसके थ्रू आप कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके ऐप के सभी वर्जन के लिए भागों को पुनः उपयोग करते हुए प्रत्येक बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कोड और रिसोर्स के अपने स्वयं के सेट को परिभाषित कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है ग्रेडल की आवश्यकता क्यों है। तो प्रत्येक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को .java .xml फाइल से APK फाइल जनरेट करने के लिए ग्रेडल की आवश्यकता होती है। या सीधे शब्दों में कहें कि एक ग्रेडल सभी स्रोत फाइलों को लेता है और उपयुक्त उपकरण लागू करता है, जैसे कि जावा फाइलों को डेक्स फाइल में परिवर्तित करता है और सभी फाइल को कंप्रेस करके APK फाइल बनाता है। ये हमने उसमें बताया था कि अगर हम DAV का यूज़ कर रहे हैं, जैसे जावा वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं, ऐसी डेल्विक वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करता है कि ये जो भी जावा की फाइल्स हैं उसको डेक्स फाइल में कन्वर्ट करेगा और जो डेक्स फाइल बन के आई हैं उन फाइल्स को कंप्रेस करके APK फाइल में कन्वर्ट कर देगा। चूँकि एंड्रॉयड स्टूडियो ग्रेडल सिस्टम के साथ आता है,
और प्रोजेक्ट बनाने के लिए अतिरिक्त रन टाइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। ग्रेडल उसी के संग आया हुआ है जब भी हमने सेटअप इंस्टॉल किया था, और आसानी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो में रन बटन पर क्लिक करते हैं, ग्रेडल अपना कार्य ऑटोमेटिकली चालू कर देता है, और जो भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसको वर्क करना होता है ऑटोमेशन वाला, वो परफॉर्म कर देता है। उसके बाद ग्रेडल अपना कार्य पूरा कर देता है और ऐप ABD या कनेक्टेड डिवाइस से वो चलना शुरू हो जाता है। जो भी उसका सिमुलेशन है वो चलना लगेगा वहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं ग्रेडल एक कंपाइलर है या लिंकर आदि है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कंपाइलेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, उसको वॉच करता है, डिफरेंट फाइलों को जोड़ता है, टेस्टिंग परफॉर्म करता है, और लास्ट में जाके उस APK फाइल को बनाता है। ये काम तो करता है, लेकिन इसका ये नहीं है कि वो कंपाइलर या लिंकर की तरह होता है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हम ग्रेडल को कंपाइलर नहीं बोलेंगे, लिंकर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लिंकर के भी काम करता है और कंपाइलर के भी काम करता है, काम सारे करता है वो। तो अगर हम देखें, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के लिए 2 बिल्ड ग्रेडल फाइलें हैं, जिसमें पहले एक एप्लीकेशन के लिए होती है, दूसरी मॉड्यूल लेवल के लिए या प्रोजेक्ट लेवल के लिए यूज़ की जाती है बिल्डअप फाइल। तो 2 टाइप की हमारी बिल्डअप फाइल हैं। अब प्रोसेस कैसा होता है बिल्डअप, वो हमने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रखा है, उसके अनुसार हम लोग करते हैं बिल्डअप प्रोसेस को। ये ये है हमारा पूरा फिगर बिल्डअप का, कि यहाँ से हम स्टार्ट हुए एप्लीकेशन मॉड्यूल से, सोर्स कोड आपने लिखा, रिसोर्स फाइल्स ली, AIDL फाइल ली, इधर से हमने जो भी सोर्स कोड में लाइब्रेरीज़ के मॉड्यूल्स ले रखे हैं वो सारी लाइब्रेरीज़ की डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो हमने एप्लीकेशन मॉड्यूल और डिपेंडेंसी दोनों को ऐड कर दिया कंपाइलर में, कंपाइल कर लिया। होने के बाद में हमने उसकी क्या बना दी, डेक्स फाइल। डेक्स फाइल बन गई। डेक्स फाइल बनने के बाद वो कहाँ जाएगा, कंपाइल रिसोर्सेज के पास जाएगा, और उस डेक्स फाइल को आप टेस्ट भी करोगे तो डीबग और रिलीज़ की स्टोक दिए जाएंगे। तो डीबगिंग हो गई, कंपाइल रिसोर्स हो गया। उसके बाद क्या काम होना है, APK पैकेजर का काम होना है। APK पैकेजर आ गया और उसने APK लॉन्च कर दिया। ये बिल्डअप प्रोसीजर है। समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कि बिल्डअप प्रोसीजर में कंपाइलर, सोर्स कोड, रिसोर्सेज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ज़ॉर फाइलें, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML, मेटा डेटा होता है, डेक्स फाइल, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइलें में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड भी शामिल है। उसके बाद APK पैकेजर डेक्स फाइलों, रिसोर्स को कंबाइन करके एक APK से जोड़ता है। इससे पहले कि आप ऐप एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल या डिप्लॉय किया जाए, APK फाइल पर आप अपने साइन कर सकते हैं, सिग्नेचर हो सकता है। उसके बाद APK जो पैकेज डीबगर है या रिलीज़ की स्टोकर का उपयोग करके आप APK पर साइन करेंगे। यदि आप अपने ऐप के डीबग वर्जन पर को बिल्ड कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, केवल एक टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग के लिए आप कर रहे हैं, तो डीबग की स्टोक के साथ आप ऐप पर अपने सिग्नेचर करेंगे, और एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटोमेटिकली उस रूप में डीबग की स्टोक के साथ न्यू प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेगा। यदि आप ऐप को रिलीज़ वर्जन का निर्माण कर रहे हैं, जिसे आप एक्सटर्नली रिलीज़ करना चाहते हैं, यानी मार्केटिंग वाला सेक्शन हो गया ये, तब आप पैगर आपके ऐप को रिलीज़ की स्टोक के साथ साइन करेगा। तीसरा वाला क्या है कि अंतिम APK फाइल को अगर जनरेट करने से पहले पैकेजर एक डिवाइस पर चलने के दौरान कम मेमोरी का उपयोग करने के लिए आपके ऐप को ऑप्टिमाइज करने के लिए जिप अलाइन टूल का उपयोग करता है। इस ढंग से रहता है ये XML फाइल, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल बन गई यहाँ से, एसेट पैकेजिंग टूल से APPT बन गया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद बिल्डअप
साइन किए और एंड्रॉयड पैकेज आपका डिज़ाइन हो गया। यहाँ से आप किसी भी ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। ये चीज़ें रहती हैं, बाकी चीज़ें इसके साथ इनबिल्ड रहती हैं। जैसे कि हमें जावा का यूज़ करना है तो जावा की आप कुछ कोड लिखोगे, उसे भी हमें कंबाइन करना होता है। पर उसको चूँकि जावा में लिखा है तो जावा के कोड को आपको जावा में ही कंपाइल करने का, और वो एस डी के हम यूज़ कर ही रहे हैं वहाँ पर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जावा बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस जावा बाइट कोड पे फिर हम डेल्विक वर्चुअल मशीन अप्लाई करेंगे, तो डेल्विक अप्लाई कर दी तो डेल्विक किस में कर देगा, उसे डेक्स में कर देगा। फिर डेक्स को एपीपीटी के थ्रू फिर हम बिल्डअप करेंगे एपी के फाइल में। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी आपकी, एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल बनी, इधर जावा के थ्रू ये फाइल बनी, दोनों को कंबाइन किया गया और उसके द्वारा एपी के फाइल जनरेट की गई और देन उन पे साइन किया गया और ये आपका वर्जन रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ से बिल्ड प्रोसेस के अंत में आपके पास अपने ऐप का एक डिबग एपीके या डिबग एपीके है, जिसे आप एक्सटर्नल यूज़र को डिप्लॉय, टेस्ट या रिलीज़ करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसको इंस्टॉल और रन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ग्रेडल फाइल्स की डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो सेटिंग डॉट ग्रेडल है। तो जो भी आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो इसके अंदर उसको स्पेसिफाई करती है ये सेटिंग डॉट ग्रेडल। बिल्ड डॉट ग्रेडल है, ये टॉप लेवल पे बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल प्रोजेक्ट लेवल पर फाइल बनाते हैं और जो प्रोजेक्ट लेवल पे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को परिभाषित करते हैं। ये फाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट के सभी मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करती है। उसके बाद तीसरी है बिल्ड डॉट ग्रेडल एप्लीकेशन लेवल पे। तो एप्लीकेशन लेवल पे अगर हम देखें तो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के प्रत्येक मॉड्यूल में स्थित है, हर मॉड्यूल में रहेगी। इस फाइल में एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन मॉड्यूल के लिए आपके पैकेज का नेम, एप्लीकेशन आईडी, वर्जन नेम, एपीके वर्जन नेम, वर्जन कोड, मिनिमम और टारगेट एसडीके रहते हैं। जब आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या जार फाइलों को इसमें शामिल नहीं करते हैं तो इसको करते हैं और प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए लेबल के ग्रेडल फाइल में इसका मेंशन होता है। इस ढंग से जो बिल्कुल राइट साइड में आएगा या लेफ़्ट वाले पोर्शन में आएगा, एक साइड ही आएगा, चाहे आप राइट में सेटिंग कर लें या लेफ़्ट में सेटिंग कर दें स्क्रीन पे, तो ये इस ढंग से रहेगी कि माई ऐप बनेगी। माई ऐप में ये प्रोजेक्ट रहेगा अपना, जो भी आप नाम डिफ़ाइन करोगे उसके अंदर विल डॉट ग्रेडल फाइल होगी, फिर सेकंड सेटिंग डॉट ग्रेडल होगी। ये प्लस का साइन बन के आएगा, आप प्लस हो जाएगा अगर आप पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे तो, और जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हायरार्की मॉडल है ये ओपन होकर जाएगा। देन ऐप होगा, ऐप में फिर हमने बिल्ड डॉट ग्रेडल बिल्ड लाइब्रेरीज एसआरसी रहेगा, कहाँ से रिसोर्सेज हैं एसआरसी में, तो दो टाइप के रिसोर्सेज रहेंगे, एक जावा वाला रिसोर्सेज रहेगा, एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाला रिसोर्सेज रहेगा। तो जावा वाला कहाँ से आएगा, कॉम डॉट एग्जाम्पल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, आरईसी में जो भी आप लेआउट यूज़ कर रहे हैं, ड्राइवेबल यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी, है ना। आप स्क्रीन कैसी दिखाना चाहते हो, कलर क्या रहेंगे, वो आरईसी वाले के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर कमांड लाइन टूल के माध्यम से अपने ग्रेडल सिस्टम को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कमांड का यूज़ करेंगे तो ये कमांड रहती है हमारे ./gradle w build, तो बिल्ड प्रोजेक्ट के लिए कमांड रहती है ये वाली। फिर ./gradle w clean builder, तो बिल्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट स्क्रैच करने के लिए ये कमांड रहती है। उसके बाद ./gradle w clean build, ये रन और टेस्टिंग के लिए है यानी। और उसके बाद चौथी कमांड ./gradle w wrapper, तो जो भी टास्क इसमें एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनको शो करने के लिए होती है। तो ये हमारी कमांड लाइन के थ्रू भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कमांड लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करेंगे जहाँ हम आसानी से ये वर्क कर सकते हैं। तो ये जो अगर हम देखें टॉपिक वाइज फिर अपना सिलेबस,
तो हमारा कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए इस यूनिट में? एक मैनिफेस्ट फाइल हो गई, ग्रेडल हो गया। परमिशंस हमने बता दी, यूजर्स परमिशन ही इसमें थी ग्रेडल में, यूज़ एसडीके था। अब हमारे पास रिसोर्सेज और आर डॉट जावा नेक्स्ट है, यानी कि हमारे 4 टॉपिक्स में कवर हो गए और रिसोर्स डॉट आर डॉट जावा वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, या इसके बाद हम, क्योंकि हमने यूजर्स एसडीके यूज़ कर लिया है, अभी देखते हैं, है ना। परमिशन वाला सेक्शन भी रह गया है, कुछ परमिशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड परमिशंस हैं, चौथा जो टॉपिक था हमारा। तो एंड्रॉयड सिस्टम में परमिशन का भी उपयोग किया जाता है कि एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनको मैनेज करने का काम किसका है? परमिशंस का है। और परमिशन कौन बनाता है? डेवलपर बनाता है कि कौन से टाइप के यूज़र को किस टाइप की परमिशन ग्रांट है। तो इसमें पहला होता है यूजेस परमिशन, परमिशन जो आप के माध्यम से अनुरोध की जाएंगी, वो यूजेस परमिशन है। इसमें आता है कि गूगल जो प्ले स्टोर है वो आपके एप्लीकेशन को कैसे फ़िल्टर करेगा और कैसे वो कहाँ पर डिस्प्ले कराएगा, जब भी कोई सर्चिंग होगी तो कैसे आएगा। एक सिस्टम परमिशन को स्पेसिफाई करता है, जिसे यूज़र को ऐप को सही ढंग से संचालित करने के लिए हमें यूजेस परमिशन देनी ज़रूरी है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने पर जो भी यूज़र परमिशन देता है तो वो हम चेक करेंगे कि वो चल भी रही हैं या नहीं भी चल रही हैं, उन चीज़ों को भी हमें देखना होता है। सिंटैक्स जो रहेगा वो इस ढंग से रहेगा कि यूजेस परमिशन एंड्रॉयड और स्लैश नेम इक्वल टू स्ट्रिंग, और किसके अंदर रहेगी? ये मैनिफेस्ट वाली फाइल के अंतर्गत रहेगी। एट्रीब्यूट क्या रहेगा इसका? एंड्रॉयड डॉट नेम, ये परमिशन का नाम है। ये एप्लीकेशन द्वारा परिभाषित परमिशन हो सकती है। परमिशन एलिमेंट या किसी अन्य एप्लीकेशन द्वारा परिभाषित एक परमिशन, या एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट कैमरा, एंड्रॉयड परमिशन डॉट रीड कंटेंट, ये दो हमने यहाँ पर अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कैमरा की परमिशन दे रहे हैं, यहाँ हम अपने कंटेंट को परमिशन दे रहे हैं। जैसे मानक सिस्टम अनुमतियों में से एक है, जैसा कि उदाहरण दिखाते हैं कि अनुमति के नाम पर आमतौर पर प्रीफिक्स के रूप में पैकेज का नाम शामिल होता है। जैसे आप कभी नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं, नया ऐप यूज़ करते हैं, तो वो आपसे परमिशन मांगता है। वो इंस्टॉल होने से पहले क्या कहेगा कि आपके मोबाइल के कंटेंट वो एक्वायर कर सकता, आपके कैमरे को यूज़ कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है किसी अदर ऐप पे। तो इस टाइप की जो परमिशंस होती हैं वो हमारी इसमें डिफ़ाइन करी जाती हैं, तभी वो ऐप आपके मोबाइल में चलता है। अगर आप परमिशन डिनाई कर देते हो तो बहुत से ऐप चलते हैं, लिमिटेड फंक्शनैलिटी से चलते हैं, और बहुत से ऐप बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। फिर आता है यूजेस परमिशन SDK 23। इसके बाद के संस्करण के लिए आपके पास रन टाइम पर परमिशन का अनुरोध करने का विकल्प है, लेकिन इंस्टॉलेशन के समय परमिशन उनके डिफ़ॉल्ट स्टेट में होगी और यूज़र को इंस्टॉलेशन के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा कि आप ज़रूरी है भैया, वो चीज़ें नहीं होती हैं इसमें। यूज़र्स परमिशन SDK 23 करते हैं। इसमें यूज़र को परमिशन के लिए इंस्टॉलेशन के संकेत दिया जाता है। उपयोगकर्ता को सस्पिशियस या डाउटफुल लग सकती है तो वो उसे नहीं भी दे सकता है, उसके बाद भी वो इंस्टॉलेशन चल सकता है, वर्क आपका कर सकता है। तो यूज़र परमिशन SDK 23 एंड्रॉयड नेम इस ढंग से, एक तो यूज़र परमिशन थी, अब हमने क्या कर दिया, यूज़र परमिशन SDK 23 के नाम से कर दिया। एंड्रॉयड नेम स्ट्रिंग हो गया, और किसके अंतर्गत है? ये भी मैनिफेस्ट फाइल के अंतर्गत है। एंड्रॉयड नेम रहेगा, परमिशन का नाम रहेगा इसमें। यह एप्लीकेशन द्वारा परिभाषित परमिशन हो सकती है, परमिशन एलिमेंट में रहेंगे। और सिमिलरली हम इस ढंग से ही कर सकते हैं, एंड्रॉयड परमिशन कैमरा की ले सकते हैं, कंटेंट की रह सकते हैं, पैकेज में ये शामिल रहती है। फिर आता है SDK, यूजेस SDK। आपको API लेबल
इंटीजर के माध्यम से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के एक या अधिक संस्करणों के साथ एप्लीकेशन की कंपैटिबिलिटी डिफ़ाइन करनी होती है। किसी भी एप्लीकेशन की कंपैटिबिलिटी डिफ़ाइन करने के लिए एपीआई लेबल देखे जाते हैं और जो विभिन्न एंड्रॉयड जो इंस्ट्रूमेंट है उन पे डिफरेंट हो सकते हैं कि मैं कोई और कर रहा है और स्टूडेंट 1 कोई और कर रहा है, दूसरे स्टूडेंट के पास कोई और है, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐप तो चल रहा है हमारा। तो अपने नाम के बावजूद इस एलिमेंट का उपयोग एपीआई लेबल को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, ना कि एसडीके या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के वर्जन नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए। और एपीआई लेबल हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ होती है, वो हमने स्टार्टिंग के यूनिट 1 में बताए थे एपीआई लेबल आपको कौन कौन से हैं। एंड्रॉयड वर्जन की संख्या एपीआई लेबल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या रहेगा इसका इस ढंग से कि आप क्या कर रहे हैं, यूज़ एसडीके एंड्रॉयड मिनिमम एसडीके वर्जन बताओगे, टारगेट एसडीके वर्जन बताओगे और मैक्स एसडीके वर्जन बताओगे। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, इंटीजर में रहेंगी। ये सिंटेक्स रहेगा, कहाँ रहता है ये, मैनिफेस्ट फाइल के अंतर्गत ही आता है, उसी के अंदर ही हम इसे डिफ़ाइन करते हैं। और एट्रीब्यूट एंड्रॉयड मिन एसडीके वर्जन होगा, तो मिनिमम में एपीआई लेबल मिनिमम वाला आपको बताना है, स्पेसिफाई करना है। स्टोर करने के लिए रोक देगा, एपीआई लेबल इस एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई वैल्यू से कम है। दूसरा टारगेट एसडीके वर्जन होगा, एपीआई लेबल एप्लीकेशन को टारगेट करता है। फिर मैक्स एसडीके वर्जन होगा, अधिकतम एपीआई लेबल को नामित करेगा, डिज़ाइन करेगा। तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन आता है कि एपीआई लेबल है क्या। तो एपीआई लेबल एक इंटीजर वैल्यू है जो विशिष्ट रूप से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म वर्जन द्वारा पेश की गई फ्रेमवर्क एपीआई मॉडिफिकेशन की पहचान को बताता है। एपीआई 2.0.2 इस ढंग से फ्रेमवर्क एपीआई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। पहला पैकेज होगा और क्लासेस का एक ग्रुप रहेगा। एक्सएमएल एलिमेंट और एट्रीब्यूट का एक सेट होगा जो मैनिफेस्ट फाइल को डिक्लेयर करने के लिए है। तीसरा एक्सएमएल एलिमेंट एट्रीब्यूट का एक सेट हो जो रिसोर्स की घोषणा करने और उन तक पहुंचने के लिए होगा। इंटेंट का एक सेट होगा और परमिशन का एक सेट होगा जो एप्लीकेशन के आवेदन का अनुरोध कर सकता है, साथ ही सिस्टम में शामिल अनुमति को भी लागू कर सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो हमने इसमें 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। इसमें से अगर आपको उसके बाद जो हमारा रहेगा वो resource.r जावा रहेगा। तो अगर हम यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमने आज अपने लेक्चर में पहला टॉपिक कवर कर लिया, सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड्रॉयड। दूसरा टॉपिक था हमारा manifest.xml फाइल। तीसरा था ग्रेडल। चौथा था यूजेस परमिशंस, तो हमने परमिशन बता दी कौन कौन सी होंगी, और यूजेस एसडीके, ये 4 थे। और इन सभी का यूज़ हमने किस में करा था, मैनिफेस्ट फाइल में किया था। और ग्रेडल के बारे में आपको समझ ही गए कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने आप डेक्स फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, डेक्स को एपीके फाइल में कर रहा है, जावा वाले रिसोर्सेज को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। इन चीज़ों का ये था। इन्वायरमेंट सेटअप आप आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है इसमें तो वो मुझे चैट बॉक्स में लिख सकता है। जो यूट्यूब का चैट बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चन लिख सकते हो, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं मुझसे, और इंस्टॉलेशन में दिक्कत है तो वो फ़ोन से भी कम्युनिकेट करके भी हो जाएगा। और वरना हम लोग जब भी कॉलेज स्टार्ट होंगे तो इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको आसानी से। वैसे आप ट्राई कर सकते हो, और कोई भी डाउट नहीं हो पा रहा हो, कौन सी एरर आ रही है, तो वो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। उसी टाइम आपके इस जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। आप आसानी से इस पर वर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है वो।
हाँ ठीक है, ये वाला कि ये लेफ्ट वाले पोर्शन में ज़्यादातर दिखाई देता है माई प्रोजेक्ट ऐप मैनिफेस्ट, उसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, जावा स्लैश माई एक्टिविटी डॉट जावा, आर ई एस डॉयबल, आइकन डॉट पी एन जी, लेआउट एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, इन्फो डॉट एक्सएमएल, वैल्यू डॉट स्ट्रिंग एक्सएमएल। इस ढंग से हम लोग ये कर सकते हैं, ये चीज़ें रहेंगी हमारी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम लास्ट में पूछा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन के फॉर्म में ही से पूछ लिया कि एपीआई लेवल क्या होता है। तो इसके सभी स्टूडेंट नोट्स बनाएं। और जो भी डाउट्स होंगे वो आपके यहाँ पर क्लियर करे जाएंगे। इससे पुराने लेक्चर में भी हमने आपको बहुत कुछ बताया है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो भी डाउट रहेगा वो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, तो लेक्चर क्लोज़ करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है, नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल शेयर करे जाएंगे नोट्स।